एक ऐसा हॉस्पिटल जिसकी मंशा है सेवा करना, एक ऐसा हॉस्पिटल नर्सिंग होम जो क्षेत्र का नामचीन नामी गिरामी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मरीज पहुंचकर ये एहसास करता है कि मैं यकीनन यहाँ ठीक हो जाऊंगा। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ की नर्सें नर सेवा नारायण सेवा को परिभाषित करती हों, चरितार्थ करती हों। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पति पत्नी दोनों डॉक्टर हों और सुबह 4 बजे से देर रात तक अपनी दिनचर्या सेवार्थ समर्पित करती हों। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ के स्टाफ का व्यवहार पारिवारिक लगता हो। एक ऐसा हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम एक्ट का पालन करता हो। हम आपको आज इस अस्पताल के एक एक पहलू से वाकिफ कराते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लालादानी ब्रेकिंग एडोज में आपका स्वागत करता हूं। इस हॉस्पिटल का नाम शुभा नर्सिंग होम सरायपाली, ये झिलमिला के विशाल क्षेत्र में बना है। शुभा नर्सिंग होम 50 बिस्तर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। इस अस्पताल के चारों तरफ अफराद जगह हैं, जिसमें चारों तरफ फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस वाहन निर्बाध घूम सकते हैं, क्योंकि एक एक पल मरीज की जिंदगी के लिए मायने रखते हैं। इस हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर भागेश्वर पटेल से मुलाकात कराते हैं। ये देखिए। मैं डॉक्टर भागेश्वर पटेल, मैं यहाँ सरायपाली क्षेत्र में ग्राम बिरकोल का निवासी हूँ और अभी पिछले 4 साल से मैं सरायपाली में अपना नर्सिंग होम चला रहा हूँ। ये शुभा नर्सिंग होम झिलमिला अभी इसी साल मैंने पुनः बड़े स्तर पर शुरू की है। इस जगह में, इस जगह पे। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप चाहते तो आपको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, आप विदेश भी जा सकते थे। आपने जो डिग्री ली है, खासकर एनेस्थीसिया जो है सर, एक ऐसा विभाग है जिसमें आपको महारत हासिल है। आप चाहते तो सर बड़े शहरों में भी रह सकते थे। आपने वापस अपने मातृभूमि को, जन्मभूमि को क्यों चुना? मैं इस एरिया का निवासी हूँ और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां हैं, जो कि एक एनेस्थेटिक होने के नाते, जी, निश्चेतना विशेषज्ञ होने के नाते मुझे लगा कि इस क्षेत्र में जो परेशानी हो रही है, खासकर गर्भवती माताओं को और छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए रायपुर, बरगढ़ या दूसरे शहर जाने की ज़रूरत पड़ रही थी। रास्ते में ही कई बच्चे का जान खतरे में आ जाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि मैं अपनी मातृभूमि की तरफ रुख करूं। शुरुआत में मैंने अपना स्पेशलिटी कंप्लीट करने के बाद मैं रायपुर और रायगढ़ जैसे शहरों में भी काम किया है, पर मुझे मेरी मातृभूमि शायद खींच रही थी और मुझे लोगों का सेवा करने का मौका मिले, अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करने का मौका मिले, इसलिए मैं अपने सरायपाली, अपनी मातृभूमि को चुना और यहाँ पर मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। सर, आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा जी कैसी रही सर, और आपके शिक्षा का स्तर कैसा था? और सर, आपको बैग किससे मिला, परिवार से मिला या और भी किसी से? शुरुआती शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो मेरे गांव बिरकोल में हुई थी। उसके पश्चात मिडिल और हायर सेकेंडरी का कुटेला स्कूल से हुआ था। तत्पश्चात मेरे स्कूल का पूरा नाम क्या है सर? IMBHW, ये मेरे ख्याल से उनकी है, क्या बोलते हैं, मिशन की है? मिशन स्कूल। मेरी शिक्षा 12वीं के बाद में मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए BSc करने की सोची थी, पर वहाँ पर मेरी टर्निंग पॉइंट मेरे बड़े जीजा जी जो भिलाई में BSP में कार्यरत थे, उन्होंने मुझे और मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साकेत अग्रवाल, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप PMT की तैयारी करें। और मैंने वहाँ पर 2 साल रह के PMT कोचिंग की तैयारी की और उसके बाद मैंने सफलता पाई और मेडिकल कॉलेज PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर से मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात मैं अपने शादी के पश्चात मैं यहाँ सरायपाली में पुनः गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर 2010 से 2013 तक कार्यरत रहा। CSC सरायपाली में, CSC सरायपाली में कार्यरत रहा। तत्पश्चात CSC सरायपाली में कार्य करने के पश्चात मेरा सिलेक्शन एनेस्थीसिया के लिए बेंगलोर से मैंने अपना एनेस्थीसिया की डिग्री ली। तो सर, आपके यहाँ मुझे बताइए कितने डॉक्टर हैं आपके इस अस्पताल
अस्पताल में? हमारे अस्पताल में अभी रेगुलर 5 डॉक्टर हैं। जी सर। कौन कौन से विभाग? स्त्री रोग विभाग में मेरी पत्नी स्वयं डॉक्टर सुजाता पटेल है। जी। मैं क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया में डॉक्टर भागेश्वर पटेल, सर्जरी विभाग में डॉक्टर राजू पटेल और विजिटिंग में डॉक्टर तुषार नायक और डॉक्टर अकरम खत्री सर आते हैं। और हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर दिनेश पटेल, डॉक्टर डोलेश्वर पटेल और डॉक्टर अश्विनी भोई सर भी यहाँ पर आते हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर विजिट करते हैं सर, और अगर नाम बता सकें? मेरे हॉस्पिटल में लगभग 15 से 20 डॉक्टर महीने में विजिट करते हैं, जिनमें से डॉक्टर प्रशांत कसेर और डॉक्टर नीलम लेदर करके हैं जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अनुराधा चौधरी जो कि इनफर्टिलिटी निसंतानता विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जायसवाल मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर योगेश बारापात्रे यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रभास चौधरी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राजेश जैन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अरुण अय्यर गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पेट रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दिलेश्वर डॉक्टर धनंजय शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नवल चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अकरम खत्री, डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर अकरम खत्री सर्जन और डॉक्टर तुषार नायक जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर राजू पटेल जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर अश्विनी भोई, डॉक्टर डोलेश्वर पटेल, डॉक्टर दिनेश पटेल, ये तीनों अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं जिनको हफ्ते में एक विजिट है। और डॉक्टर अमित असाटी छाती रोग विशेषज्ञ हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं। डॉक्टर गणेश पटेल भी चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर महेंद्र दुहारे लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। इतने डॉक्टरों का मेरे यहाँ प्रति माह विजिट होता है। तो सर, आपके यहाँ कैंप भी लगता है? हाँ, बीच बीच में कई बार हम लोगों ने कैंप किया है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने SMDC नर्सिंग होम में मुफ्त नसबंदी कैंप किया था। महिला लोगों का मुफ्त नसबंदी कैंप किया था, जिसमें सर्जरी का किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया गया था। अभी कैंसर का कैंप किया है और लास्ट सर्जरी का कैंप भी हमने किया था। और डॉक्टर डोलेश्वर पटेल के साथ में अस्थि रोग का भी मुफ्त कैंप किया था, जिसमें मुफ्त में दवाइयाँ भी बांटी गई थी। आप लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा जी। ये भीड़ का कारण मेरी मानना है कि केवल पैसा और केवल इलाज नहीं है, डॉक्टर का व्यवहार और उन लोगों को पहुंचाने वाली सुविधाएं, ये दोनों मायने रखते हैं। मेरे इस अंचल में अन्य हॉस्पिटलों के अपेक्षा सस्ता भी है और क्या बोलते हैं कि सुविधाएं भी उतनी हैं। सारे अच्छे और नए उपकरण हैं मेरे पास में। एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG और इमरजेंसी के लिए वेंटिलेटर, ICU, NICU की सुविधाएं हैं। इसलिए शायद मेरे ऊपर लोगों की, जनता की विश्वास ज़्यादा है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, जो कि मेरा एक और अन्य हॉस्पिटल सुबह SMDC नर्सिंग होम है जी, वहाँ पर अभी आयुष्मान भारत योजना का परमिशन मुझे प्राप्त है। यहाँ नया हॉस्पिटल में कुछ महीनों में यहाँ पर भी शुरुआत हो जाएगा। तो जो भी गरीब मरीज आते हैं उनको हम सलाह देते हैं कि उस हॉस्पिटल में जाके उस योजना का लाभ लें और बहुत सारे मरीजों का उसका फ़ायदा हो रहा है। सर, दूसरा सवाल आपसे है कि कोई ऐसा मरीज आया जो जिसके पास पैसे भी नहीं है जी, और अगर कहें कि उसका कोई आगे पीछे भी नहीं है जी, ऐसा मरीज अगर आपके पास आया या कभी आया हो, हाँ, तो आपने उसको किस तरह से ऑपरेट किया सर? निर्धन मरीज अगर आते हैं तो कई बार हमसे जो हो पाता है, जो भी जांच और जो भी दवाइयाँ जो कई बार हमारे पास MR सैंपल में रहते हैं उसको, या हम लोग एक नियम बना के रखे हैं कि कुछ पैसे हम लोग चंदा टाइप का अपने पास आपस में इकट्ठा करते हैं और उसको जमा करके रखते हैं। अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा है तो उसका फ़ायदा पहुंचाते हैं। और
अगर उसमें से भी नहीं, अगर आयुष्मान कार्ड का सुविधा नहीं है उनके पास में और हमारे पास दवाइयाँ सफिशिएंट नहीं है या जांच हम नहीं करा पाते हैं, तो उनको हम अपने वाहन से गवर्नमेंट अस्पताल ले जाके वहाँ पर भी उपचार कराने की कोशिश करते हैं। जी सर, कभी ऐसा केस आया सर आपके पास? हमारे पास नहीं होगा तो हर महीने 1-2 केस ऐसे आते ही हैं। जी, जिसका क्या आप बखान नहीं करते मतलब? जिसका मैं अभी तक बखान नहीं किया हूँ। जी सर। अपना तारीफ मैं क्यों खुद करूँ, इस टाइप का है। 2-4 मरीज ऐसे भी हैं जिनका हमारे यहाँ डिलीवरी होने के बाद, खासकर हमारी स्पेशलिटी उसी में है, तो डिलीवरी होने के बाद उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं था, तो अपने तरफ से मैंने 5,000 उनको दिया था, उसकी माँ को। एक्चुअली उसका पति दारू पीने वाला था और रोज़ दारू पीता था, तो घर में पैसा बचता नहीं था, तो हम उसकी स्थिति देखते हुए उसको हमने खुद से हॉस्पिटल की तरफ से उसको 5,000 दिया हुआ था। अक्सर सुनने में आता है सर कि मरीज के पास पैसे नहीं है या डेथ हो गया तो अस्पताल उसको रिलीज़ नहीं करता, छोड़ता नहीं, अक्सर कई बार ऐसा सुनने में आता है। तो इस बारे में मैं चाहूँगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो जनता को लगे कि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ये संदेश दे रहे हैं? पहली बात तो मेरे हॉस्पिटल में कोई भी मरीज भर्ती होता है तो उसका जो भी पैकेज रहता है, जैसे मान लो ऑपरेशन का पैकेज 20,000 है या 30,000 है, तो किसी भी मरीज से आज तक हम लोगों ने पहले से पैसा जमा नहीं करवाया। जी, कभी नहीं करा। जी। जो भी पैसा है, क्योंकि आदमी इमरजेंसी में जरूरी नहीं है कि जेब में पैसा लेके घूमे, है ना, तो जो भी है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जमा करके हम प्रोसीजर चालू कर देते हैं। ऑपरेशन हो जाने के बाद, दवाई वगैरह लग जाने के बाद उनके पास वो सक्षम रहते हैं, देते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। और इस प्रकार की अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, इस टाइप का तो घटना नहीं हुई है, लेकिन अगर हो जाती है तो हमारे तरफ से हम हॉस्पिटल में आज तक इस टाइप का वो नहीं किए हैं कि बिना पैसा के हम रिलीज नहीं करते। जी 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 सर, मैं एक बात आखिर जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लोग जो है जो सुन रहे हैं और मेरे चैनल के माध्यम से आगे जो आप सुनेंगे सर, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये अस्पताल औरों से हटकर क्यों है? हमारे अस्पताल में खासकर स्त्री रोग सुविधा और क्रिटिकल केयर इमरजेंसी ट्रामा सेंटर है, जहां पर तुरंत इलाज की सुविधा है। इस क्षेत्र में खासकर क्रिटिकल केयर का कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए हमारे हॉस्पिटल में जो भी मरीज आता है उसका तुरंत जांच और इलाज शुरू हो जाता है। अन्य हॉस्पिटलों में बाहर से डॉक्टर आते हैं, बुलाना पड़ता है, इतना विशेषज्ञ नहीं होने के कारण से घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे हॉस्पिटल की खासियत यह है कि अगर मरीज आया तो 10 से 15 मिनट के अंदर में जांच शुरू होके आधा घंटा के अंदर में अगर इमरजेंसी है तो ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, या इलाज है तो वो भी शुरू हो जाता है। वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो आईसीयू और क्रिटिकल केयर के लिए कैजुअलिटी, ये सब उपलब्ध है। सारे मशीन उपलब्ध है, वेंटिलेटर उपलब्ध है, ईसीजी उपलब्ध है, एक्सरे उपलब्ध है, सोनोग्राफी उपलब्ध है। तो कोई भी मरीज आता है तो अन्य हॉस्पिटल टाइप का यहाँ इंतज़ार करना नहीं पड़ता, तुरंत उनका इलाज शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनका व्यवहार है ना, जो भी आते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ बहुत ही पोलाइट है और शांति ढंग से जो इमरजेंसी है उसको तुरंत करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में हमारा हॉस्पिटल अभी अन्य हॉस्पिटलों की अपेक्षा तुरंत काम करने वाला है। अस्पताल परिसर में ही मेडिकल स्टोर है। भारत मेडिकल के नाम से हॉस्पिटल में जो ही हम प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा हॉल है जिसमें रिसेप्शन है, वेटिंग हॉल है, जिसमें प्रतीक्षारत मरीज एवं परिजन के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। सामने बड़ा सा एक टीवी चलता रहता है। ठीक यहीं पर पैथोलॉजी लैब है, एक्सरे रूम है, शुद्ध पीने का पानी है, ओपीडी 1, ओपीडी 2, ओपीडी 3, महिला सामान्य कक्ष, पुरुष सामान्य कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, पीआईसीयू। ठीक इसके सामने
आईसीयू है, आपातकालीन कक्ष है। यहाँ देखिए फायर का सिस्टम सभी जगह लगे हुए हैं। हम आपको पीआईसीयू के कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं जो यहाँ की उपलब्धि और सुविधाएं तथा आधुनिकृत उपकरण से लैस हैं। हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है। यहाँ पीआईसीयू के बेड में महिलाएं हैं, उनकी हमने न तो तस्वीर ली है और ना हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ हर बेड में चारों तरफ पर्दों से सेपरेसी रखी गई है। हर बेड पर मॉनिटर है, ऑक्सीजन मास्क आदि की सारी व्यवस्थाएं, सारे आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। मरीजों की भोजन की व्यवस्था है, साथ में एक परिजन के मुफ्त खाने की भी व्यवस्था है। आपातकालीन कक्ष में एक ऐसा मरीज है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, उसके बारे में ज़रूर देखें। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीन आपको होने लगेगा कि वाकई में ये अस्पताल और ये जो डॉक्टर हैं ये किसी भी अगर मसीहा या फरिश्ते से कम नहीं है। देखें कार्तिक सिद्धार्थ। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जोगनी पालिका। जी, क्या प्रॉब्लम क्या था यहाँ डॉक्टर के यहाँ? मैं आपके बारे में सुना था कि कुछ खास बात हुई थी। हाँ, बताइए। ये काम पे गया था, मोजा गया। अच्छा। तो दोनों फूल गया। अच्छा। तो रात फिर में दोनों गोल्ड फूल गया। अच्छा। फूल गया तो सुबह तो हाँ हॉस्पिटल को तपाया मैं। तो यहाँ आया, यहाँ भी इलाज मस्त हो रहा है। अच्छा, यहाँ इलाज मस्त हो रहा है। हाँ। तो अगर जिस तरह कितना दिन हो गया आपका है? यहाँ के सही से बताना, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स और ये इलाज सब अच्छा है मेरे लिए। अच्छा। हाँ। तो अगर 2 दिन 3 दिन आप लेट करते तो क्या होता? बहुत लेट हो जाता। यहाँ आपको कोई पैसे के लिए तंग करता है? नहीं। यहाँ की सेवा कैसे लगी? सेवा बहुत अच्छा करते हैं। जब मैडम लोग भी आते हैं, मैडम भी अच्छा करते हैं। जी सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। इनको एक्चुअली इनका अंडकोश में चोट लगी थी, जिसके कारण से सूजन के साथ में वो सड़ना चालू हो गया था। अच्छा। जिसका सड़ना चालू हो गया था अंदर से, जो बाहर से नहीं पता चल रहा था। यहाँ आने के पश्चात इनका ऑपरेशन हुआ। जब आए थे तब इनका बीपी 70-40 का आ गया था। मतलब इन्फेक्शन शरीर में इतना फैल गया था कि इनका बीपी भी साथ नहीं दे रहा था, हृदय भी साथ नहीं दे रहा था, किडनी भी फेल्योर हो गया था। किडनी के मतलब क्रिएटिनिन वगैरह लेवल जो शरीर में रद्दी होते हैं वो चीज़ें बढ़ने लग गई थी और बहुत बुरी कंडीशन में आए थे। इनका थोड़ा दिमागी कंडीशन भी डावाडोल था। उस टाइम में सही ढंग से बात कर नहीं पा रहे थे। तो उस स्थिति में हमने इनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और जो भी मांस सड़ गया था उसका ऑपरेशन करके अभी बेटर स्थिति में लेके आए हैं। अभी अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में है, खतरे से बाहर है। खतरे से अभी बाहर है और उनका घाव भी सूखना चालू हो गया है और सारी चीज़ें अभी जो इंजेक्शन के माध्यम से जाती थी वो सब बंद हो गई हैं और सब ओरल मतलब मुंह से लेने वाली जो दवाइयाँ हैं वो चालू कर दी गई हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इसको कोई कुबुद्धि दे देता कि तू रायपुर चला जाए तो ये व्यक्ति कितने रुपए में उतर जाता सर? कम से कम 4-5 लाख रुपया इनकी खर्चा हो जाती और वो रायपुर पहुंचते तक मुझे नहीं लगता कि बच पाते। अच्छा, इनकी इतना सीरियस कंडीशन में आए थे कि ये रायपुर पहुंच भी नहीं पाते। जी सर। क्यों दादा? हाँ। तोर के पैसा लगे? तोर कतका पैसा लगी से? पैसा नहीं जाना है, नहीं लगे से ना? नहीं लगे। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सांच को आँच क्या। देखिए, ये मरीज़ है वो ऐसी दशा और दिशा में यहाँ पर आया था कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। ये तालाब से गिरा हुआ था। 2 दिन 3 दिन तक वहाँ लोकल डॉक्टर से इलाज कराया था। बावजूद उसके जब इसको समझ में आया कि शायद मैं गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो पता नहीं इसे किसने, तुमको कौन बताया कि ये अस्पताल आना है? मेरे संग से आप लोग बोले, वो बहुत मैडम लोग था वहाँ। वो एक था जी। इनका कहना है कि इनके जो दोस्त यार साथी थे उन्होंने इसे बताया कि उस अस्पताल को चले जाओ और आने के बाद इसकी जान बच गई है। ये खुद कह रहा है, डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि इसका 1 रुपये अभी तक नहीं लगा है और उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि इसका पैसा नहीं लगेगा, अगर यही मरीज रायपुर को जाता
तो 4-5-6 लाख रुपए कम से कम लगते, और अगर इसके पास पैसे नहीं है तो इलाज कहाँ से कराता। आखिरकार ये मृत्यु शैय्या की तरफ जा ही रहा था। हम आपको इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत और बताते हैं। यहाँ इमरजेंसी मरीज के पहुँचते ही तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाता है, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, प्रसव का मामला हो या अन्य आपातकालीन मरीज, उसका उपचार तुरंत किया जाता है। यहाँ मरीज के इलाज के पहले रकम जमा नहीं की जाती। बहुत गौर से सुनिएगा, ये पहला ऐसा अस्पताल है जहां मरीज के इलाज के पहले रकम जमा नहीं की जाती, एडवांस नहीं लिया जाता, और ना ही ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। शायद ही कोई अस्पताल या नर्सिंग होम होगा जहां ये नहीं कहा जाता होगा, ये बात नहीं कही जाती होगी। मरीज का इलाज, मरीज की जान पहली प्राथमिकता है। यही कारण है कि ये नर्सिंग होम औरों से अपने आप को अलग करती है। कई मरीज आए और आते हैं और आते रहेंगे। जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन उनका भी इलाज होगा, उसी तरह से होगा, उसी तरह से इलाज होगा, वही सेवाएं होंगी, दवाइयां दी जाएंगी, वही दवाएं दी जाएंगी जैसे रकम देने वालों का इलाज किया जाता है। हमने एक महिला मरीज से जानना चाहा, ये देखे वीडियो। अच्छा अच्छा, कहाँ ले आ गए? गड़ा माटा कहाँ पर आए रहो? डिलीवरी करा दो। बढ़िया हो गए? अच्छा ठीक, बड़े ऑपरेशन में हो। तो तुम अभी तक बताई नहीं कि कितना पैसा लगी, कहा कुछ बताई नहीं था? बता रही नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये अस्पताल के बारे में सुने रहा तुम पहली? अच्छा, ये अस्पताल बने ही करके आए हो? यहाँ दर्जनों डॉक्टर आते हैं अतिथि डॉक्टर के रूप में। लोगों को इनका इंतजार रहता है, लंबे समय से, हफ्तों तक इंतजार करते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ के इलाज से मरीज और परिजन पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, हो रहे हैं और हुए हैं। व्यवहार और इलाज इस हॉस्पिटल का अल्प समय में प्रसिद्धि पाने का एक बहुत बड़ा कारण है। हम सबसे कम समय में मरीजों की लाइन लग गई है। यह अस्पताल ठग विद्या का विद्यालय नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा परमार्थ को परिभाषित करता है। अपनी इन्हीं खासियतों और विशेषताओं की वजह से लोगों के दिलो दिमाग और क्षेत्र में गांव-गांव तथा अन्य शहर, पड़ोसी राज्य ओडिशा से मरीजों का तांता लगा हुआ है। खासकर बसरा से भी ज़्यादा मरीज शुभा नर्सिंग होम आने लगे हैं। ऐसे समय में जब हर अस्पताल पैसे कमाने के होड़ में लगा हुआ है, शुभा नर्सिंग होम अपने आप को इस कतार से अलग रखता है। स्वाभाविक है, हर इंसान चाहता है कि उसका बेहतर इलाज हो, बेहतर सुविधाएं हो और वाजिब पैसे लगे। जो कम ही अस्पताल इस तरह की विचारधारा लिए काम कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि इस अस्पताल की विशेषता, यहाँ के संचालक डॉक्टर भागेश्वर पटेल स्वयं एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। क्षेत्र में कोई और नहीं, क्षेत्र का हर अस्पताल इनकी सेवाएं ले चुका है और ले रहा है। अब जिस अस्पताल का डॉक्टर संचालक ही खुद एनेस्थीसिया का डॉक्टर हो, वहां उनकी पत्नी महिला रोग विशेषज्ञ और सर्जन हो, वहां भला मरीजों के ऑपरेशन में क्या देरी होगी। यही कारण है कि समय रहते ही मरीज का इलाज या ऑपरेशन हो जाता है। हम आपको बताते चलें कि बसना के युवा डॉक्टर अकरम खत्री पिता गफ्फार खत्री बीज भंडार वाले भी यहाँ सेवाएं देते हैं। इस अस्पताल की ये भी एक उपलब्धि है। हम आपको मिलवाना चाहेंगे यहाँ के संचालक की धर्मपत्नी डॉक्टर सुजाता पटेल से, जो मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, खुश मिजाज हैं। ये देखिए वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर सुजाता पटेल है। जी मैम। जी, मैंने MBBS और DGO किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ में। जी। और मैं यहीं पास, मेरा ससुराल है, ग्राम बिरकोल। जी मैम, मैं बहुत मुख्तसर सी बात जानना चाहता हूँ मैम कि आपको ये पेशा लगता है या सेवा लगता है, ये काम आपको? दिल की गहराइयों से ये सेवा ही है और कुछ भी नहीं है। पेशा तो नहीं बोल सकती मैं कभी भी। ये मेरे लिए एक सेवा है और केवल सेवा ही रहेगा। जी, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि एक महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अपने आप को उस पद पर पाकर आप क्या अपने आप को सोचती हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में यहाँ की महिलाओं का मैं जो अच्छा इलाज कर पा रही हूँ, जो उनसे जो प्यार मिलता है और उनको जो मैं उनको समझ पाती हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी में खुद जी हूँ। एक स्त्री की ज़िंदगी खुद जीना और उसको अनुभव करके उनके चीज़ों को समझ पाना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। जी जी। मैं एक सवाल, आखिरी सवाल, कि मैम कैसे मैनेज करती हैं? आपका निजी परिवार है, आपके पतिदेव भी डॉक्टर हैं और आपका ससुराल भी यहीं है, कैसे मैनेज करती हैं मैम?
ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब रहता है हर एक फीमेल के लिए, और उसके में इतनी कैपेसिटी रहती है, अगर वो करने की ठाने तो हर एक चीज़ कर सकती है। हर एक महिला हर चीज़ कर सकती है, अब वो घर का काम हो या फिर वो बच्चे हो, हॉस्पिटल हो। बस एक हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, वो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। एक दृढ़ इच्छा शक्ति इंसान को हर एक चीज़ करा सकती है। मैम बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि मैम इस क्षेत्र की जो वो महिलाएं हैं और वो बच्चियां जिनके दिल में है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, उनके लिए, और वो महिलाएं जो मान लीजिए प्रेग्नेंट हैं या लगता है कि मेरी बेटी या बहू होने वाली है, इनके लिए 2 बातों पे आप क्या संदेश देंगे मैम? सबसे पहले कि अपने आप का ख्याल रखना, जो हम महिलाएं भूल जाती हैं। सबसे पहले अपने खुद का ख्याल रखना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है। दूसरा चीज़ है, हमको हर एक क्षेत्र में जाने के लिए हमको उत्साहित होके हर एक काम को दृढ़ निश्चय के साथ करना है। 2 ही चीज़ बोलना चाहूँगी सर, अपना ख्याल रखना और दृढ़ निश्चय के साथ जब जो करना चाहते हैं 100% कर पाएंगे, क्योंकि हमसे अच्छी इच्छा शक्ति किसी की नहीं हो सकती। इस अस्पताल के बारे में कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने देखा है बहुत सप्ताह में आते हैं, तो क्या लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि ये अस्पताल औरों से हटकर क्यों है और आपके अस्पताल क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने जो सबसे पहली बात सुनी है कि मरीज को यहाँ पर पहले पैसे के लिए नहीं कहा जाता। जी, जैसे ही सर आपने पहले ही मुझसे पूछा कि आप सेवा भावना से काम करते हैं या एक बिजनेस माइंड से, तो मैंने बोला कि सेवा भावना से। तो मेरा यही एक संदेश है मेरे क्षेत्रवासियों को कि चाहते तो हर कोई इंसान बड़े बड़े जगहों पे जाके और कमा सकते थे पैसे, लेकिन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है या धंधा करना नहीं है। यहाँ पे ओनली यहाँ का उद्देश्य है सेवा करना। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रदेशवासियों का और अपने क्षेत्र के जितने लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। मेरे को जो अनुभव है उसको मैं उनके साथ उनको और अच्छी फैसिलिटी दे सकूँ। मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत सारे अस्पताल भी हैं। हमारा हॉस्पिटल इसलिए है कि हम यहाँ के लैंग्वेज को सबसे पहले, कि जो उड़िया बोलते हैं उनके लिए उड़िया, जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए हिंदी, जो भी जिस लैंग्वेज से रिलेटेड रहते हैं हम उसी लैंग्वेज में सबसे पहले उनसे एक कनेक्शन जो रहता है वो होता है उनसे। दूसरा चीज़ है उनकी आर्थिक स्थिति को समझ पाना, क्योंकि हम लोग भी एक गांव से हैं, एक किसान परिवार से हैं, तो हमको ही पता रहता है कि कब पैसे घर में रहते हैं, कब नहीं रहते हैं, कब किससे क्या लेना है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक हमारा हॉस्पिटल को हम डेवलप किए हैं कि हम अगर कोई परेशानी में आता है तो सबसे पहले उसकी परेशानी दूर करना है, ना कि उसे मनी के लिए कुछ प्रॉब्लम करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि शिष्टाचार कहें, आत्मीयता कहें, डॉक्टर भागेश्वर पटेल स्वयं हमें अस्पताल से बाहर जो है छोड़ने आए थे, साथ देने आए थे। जाते जाते हमने भी कुछ सवाल दाग दिए, ये देखिए। बस डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि सर आप अपने खुद के अस्पताल के प्रांगण में खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है सर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है और लोगों का मेरे हॉस्पिटल के प्रति रुझान भी अच्छा है कि मरीज यहाँ के इलाज से संतुष्ट नज़र आते हैं और खुशी खुशी इलाज करा के जा रहे हैं। जी। तो सर दूसरा सवाल ये है कि ये हॉस्पिटल जो है आपकी, इसको और बढ़ाने में या और आपकी कोई सोच है सर इसमें? जी, मैं भविष्य में चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ब्लड बैंक की सुविधा और डायलिसिस की सुविधा, साथ में अभी इस अस्पताल में लिफ्ट की सुविधा नहीं है जिसको भी पूरा करना है और फ्यूचर में सामने में जल्द ही एक कैंटीन का निर्माण शुरू करने वाला। इस अस्पताल की खुद की एम्बुलेंस है सर? हाँ, इस अस्पताल की 2 एम्बुलेंस है, खुद की एम्बुलेंस है। जी सर। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ में अनीस लालादानी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।